यह कौन मुस्कुराहटों का कारवां लिए हुए, शबाब शेर रंगो नूर का धुआं लिए हुए, धुआं के बर के हुस्न का लहकता शोला है कोई, धुआं के बर के हुस्न का लहकता शोला है कोई, चुटीली जिंदगी की शादमानियां लिए हुए, लबों से पंखुड़ी गुलाब की हयात मांगे है, कवल से आंख सौ निगाहें मेहरबां लिए हुए। हिंदू विचार सांप्रदायिक विचार नहीं है। किसी विशेष जाति या संप्रदाय को दूसरी जातियों से और संप्रदाय से अलग करके हिंदू विचारों का निर्माण नहीं हुआ। आने वाली नस्लें तुम पर फख्र करेंगे हम असरों, जब भी उनको ध्यान आएगा तुमने फिराक को देखा है, जब भी उनको ध्यान आएगा तुमने फिराक को देखा है। फिराक साहब ने ये शेर खुद के बारे में लिखा था। इससे उनके कद और शख्सियत का अंदाजा हो जाता है। फिराक गोरखपुरी को उर्दू साहित्य की महानतम शख्सियतों में शुमार किया जाता है। जोश मलिहाबादी, जो उर्दू के एक बहुत बड़े शायर थे, फिराक को मीर तकी मीर और गालिब के बाद उर्दू का सबसे बड़ा शायर मानते थे। बहुत पहले से उनके कदमों की आहट जान लेते हैं, तुझे यह जिंदगी हम दूर से पहचान लेते हैं। फिराक की शख्सियत के बहुत से आयाम थे और उनमें इतनी परतें थी, उनका व्यक्तित्व इतना जटिल और विरोधाभास से भरा था कि वो हमेशा से अपने जानने वालों के लिए एक पहेली बनकर रह रहे थे। उर्दू भाषा के मशहूर रचनाकार फिराक गोरखपुरी का असली नाम रघुपति सहाय था। उनका जन्म 28 अगस्त 1896 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुआ। इन्हें अरबी, फारसी, अंग्रेजी, संस्कृत की शुरुआती तालीम अपने पिता से हासिल हुई। उनके पिता मुंशी गोरख प्रसाद इबरत उस वक्त के प्रसिद्ध वकील और शायर थे, इसलिए शायरी तो फिराक को घुट्टी में ही मिली। हजार बार जमाना इधर से गुजरा है, नई नई सी है कुछ तेरी रह गुजर भी। हजार बार जमाना इधर से गुजरा है, नई नई सी है कुछ तेरी रह गुजर भी। जिसमें हो याद भी तेरी शामिल, जिसमें हो याद भी तेरी शामिल, हाय उस बेखुदी को क्या कहिए, हाय उस बेखुदी को क्या कहिए। 1917 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट हुए और 1919 में सिविल सर्विस के लिए चुने गए। 1920 में उन्होंने नौकरी छोड़ दी और स्वराज्य आंदोलन में कूद पड़े। ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आंदोलन के लिए उन्होंने 1.5 साल जेल की सजा भी काटी। 1922 में जेल से छूटने के बाद फिराक साहब पंडित जवाहरलाल नेहरू की मदद से अखिल भारतीय कांग्रेस के दफ्तर में अपर सचिव के रूप में काम करना शुरू किया। कुछ ही समय बाद नेहरू जी जब यूरोप चले गए तो उनके जाने के बाद सचिव का पद छोड़ दिया। इसके बाद उन्होंने पढ़ाने को अपना पेशा बनाया और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 1930 से लेकर 1959 तक अंग्रेजी के प्रोफेसर रहे। शायरी वे उर्दू में करते थे और टीचर अंग्रेजी के थे। अपने उर्दू सफ़र के विषय में उन्होंने काफ़ी कुछ लिखा है। भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित किताब है बज़्म ज़िंदगी रंगे शायरी। इसमें फिराक साहब लिखते हैं, मुझे उर्दू काव्य साहित्य में और गद्य साहित्य में भी अच्छी से अच्छी और सुंदर से सुंदर, ऊंची से ऊंची चीज़ें मिल चुकी थी और मिलती रहती थी, लेकिन इन बातों के होते हुए भी मुझे मजमूई हैसियत से एक असंतोष का आभास होता रहता था। शायद इसका कारण कि मेरे अंदर हिंदू विचारों और हिंदू संस्कृति की गहरी से गहरी, बहुमूल्य से बहुमूल्य सच्चाइयाँ और अनुभूतियाँ विद्यमान थी, जो उर्दू कविता में कम ही मिलती थी। हिंदू संस्कृति का मिजाज और उस मिजाज की ध्वनि उर्दू कविता में कदाचित ही मिलती थी। अलबत्ता खड़ी बोली की शैली और उर्दू कविता में बहुत रचे हुए ढंग से और रंगारंग तरीकों से उपलब्ध थी। इसी पुस्तक में आगे वे एक जगह लिखते हैं कि हिंदू विचार सांप्रदायिक विचार नहीं है। किसी विशेष जाति या संप्रदाय को दूसरी जातियों से और संप्रदाय से अलग करके हिंदू विचारों का निर्माण नहीं हुआ।
जब ये विचार ईश्वरवादिता से मुक्त हैं तो सांप्रदायिकता में कैसे जकड़े रह सकते हैं? मेरी कविताओं का अपील सार्वजनिक है। आज यूरोप, अमेरिका और दूसरे देशों में भी भारतीय विचारधारा का गहन अध्ययन किया जा रहा है। फिराक साहब की निजी जिंदगी बड़ी त्रासदी से भरी थी। बेमेल विवाह उनकी जिंदगी का एक ऐसा हादसा है जिससे उनका वैवाहिक जीवन बहुत तनावपूर्ण रहा। शादी के कुछ साल बाद ही वे और उनकी पत्नी अलग हो गए। उनका एक बेटा था जिसने बहुत कम उम्र में खुदकुशी कर ली। विश्वविद्यालय परिसर में 40 सालों तक वे अकेले रहे। इसी दिल की किस्मत में तन्हाइयाँ थी, कभी जिसने अपना पराया न जाना। इसी दिल की किस्मत में तन्हाइयाँ थी, कभी जिसने अपना पराया न जाना। हजार गम हो नहीं चाहता कोई लेकिन, हजार गम हो नहीं चाहता कोई लेकिन, कि इसके बदले कोई और जिंदगी होती, कि इसके बदले कोई और जिंदगी होती। तर्क मोहब्बत करने वालों कौन बड़ा जग जीत लिया, तर्क मोहब्बत करने वालों कौन बड़ा जग जीत लिया। इश्क से पहले के दिन सोचो कौन ऐसा सुख होता था, इश्क से पहले के दिन सोचो कौन ऐसा सुख होता था। फिराक साहब के बारे में एक किस्सा बहुत प्रचलित है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से रिटायर होने के बाद उन्हें सरकारी बंगला खाली करने के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन का नोटिस आया। नोटिस अंग्रेजी में था और फिराक साहब अंग्रेजी के प्रोफेसर। उन्होंने उसमें दसियों गलतियां निकालकर प्रशासन को वापस भेज दिया और कहा कि अंग्रेजी के प्रोफेसर को नोटिस भेजा है, गलतियां सुधार कर लाइए। नोटिस दोबारा भेजा गया और उन्होंने उसमें फिर कई गलतियां निकाल दी। इसके बाद प्रशासन ने उन्हें न नोटिस दिया और न ही बंगला खाली करने को कहा। नई इश्किया शायरी के साथ फिराक ने मजदूरों और मेहनतकश लोगों की भी कविताएं लिखी। वो लिखते हैं, ये माना जिंदगी है 4 दिन की, बहुत होते हैं यारो 4 दिन भी। ये माना जिंदगी है 4 दिन की, बहुत होते हैं यारो 4 दिन भी। खुदा को पा गया वायज मगर, खुदा को पा गया वायज मगर है, जरूरत आदमी को आदमी की, जरूरत आदमी को आदमी की। आमदे महबूब बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है फिराक साहब की शायरी का। एक फिराक गोरखपुरी ने यह नज्म 1943 में इलाहाबाद, जो अब प्रयाग है, के एक सिविल अस्पताल में रुग्ण शैय्या पर लेटे लेटे अपनी प्रेमिका के लिए कही थी। फिराक साहब की प्रेसी, जिससे 6 महीने पूर्व ही प्रेम हुआ था, जब अस्पताल में उन्हें देखने आई तो फिराक साहब के मन में जो भावोद्रेक उठे वे इस नज्म में हैं। 80 शेर तो अस्पताल में पड़े पड़े ही कहे। फिर वहां से आकर शामे अयादत के महबूब से इस नाम से सन 1944 ईस्वी में 80 पृष्ठ की लंबी नज्म कही। यह दोनों अंश आपकी नज्मों के संकलन रूहे कायनात में 97 पृष्ठ में समाप्त हुए हैं। नज्म का कुछ चुनिंदा हिस्सा मैं पढ़ता हूं आपके लिए। यह कौन मुस्कुराहटों का कारवां लिए हुए, शबाब शेर रंगो नूर का धुआं लिए हुए। धुआं के बर के हुस्न का लहकता शोला है कोई, धुआं के बर के हुस्न का लहकता शोला है कोई। चुटीली जिंदगी की शादमानियां लिए हुए, लबों से पंखुड़ी गुलाब की हयात मांगे है। कवल से आंख 100 निगाहें मेहरबां लिए हुए, कमल से आंख 100 निगाहें मेहरबां लिए हुए। कदम कदम पे दे उठी है लो ज़मीन रह गुज़र, कदम कदम पे दे उठी है लो ज़मीन रह गुज़र। अदा अदा में बेशुमार बिजलियाँ लिए हुए, निकलते बैठते दिनों की आहटें निगाह में, निकलते बैठते दिनों की आहटें निगाह में। रसीले होठ फसले गुल की दास्तां लिए हुए, रसीले होठ फसले गुल की दास्तां लिए हुए। वह मुस्कुराती आंखें जिनमें रक्स करती है बहार, शफक की गुल की बिजलियों की शोखियाँ लिए हुए। वह नर्ग से सियाह नीम बाज मैं कदा बदोस, अधेरी मस्त रातों की जवानियाँ लिए हुए, अधेरी मस्त रातों की जवानियाँ लिए हुए। ये कौन नौ बहार नाज आया उज्व उज्व में, जवानियाँ जवानियों की आंधियाँ लिए हुए। यह कौन आंख पड़ रही है मुझ पर इतने प्यार से,
यह कौन आंख पड़ रही है मुझ पर इतने प्यार से, वह भूल सी वह याद सी कहानियां लिए, वह भूल सी वह याद सी कहानियां लिए हुए। यह किसकी महकी सांसें ताज़ा कर गई, दिमाग शबों से राज सब नमों की नरमियां लिए हुए। यह किन निगाहों ने मेरे गले में बाहें डाल दी, जहान भर के दुख से दर्द से यमा लिए हुए। निगाह यार दे गई मुझे सुकून बेकरां, निगाह यार दे गई मुझे सुकून बेकरां, वह बेकही वफाओं की गवाहियां लिए हुए। फिराक आज पिछली रात क्यों न मर रहूं कि अब हयात ऐसी शामें होंगे फिर कहाँ लिए हुए। फिराक आज पिछली रात क्यों न मर रहूं कि अब हयात ऐसी शामें होंगे फिर कहाँ लिए हुए। हयात ऐसी शामें होंगे फिर कहाँ लिए हुए। उनका साहित्यिक जीवन का फलक 60 सालों तक फैला है, जिसमें उन्होंने 40,000 से ज्यादा कविताएं, नज़में, गज़लें, कतें और रुबाइयां लिखी हैं। समालोचक भी वे बहुत बड़े थे, लेकिन वे अपनी गज़लों और शेरों के लिए याद किए जाएंगे, जो खुद में क्लासिक की हैसियत रखते हैं। उर्दू साहित्य के लिए पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार फिराक गोरखपुरी को दिया गया था। 1970 में उन्हें उनकी उर्दू काव्यकृति गुले नगमा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार और सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड से सम्मानित किया गया। 1970 में ही वे साहित्य अकादमी के सदस्य मनोनीत किए गए। साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में 1968 में भारत सरकार ने पद्म भूषण से भी सम्मानित किया।